और आज हमारी बहस का केंद्र एक नहीं बल्कि दो है। एक पाकिस्तान जहां पिछले 12 घंटे में हालात और ज्यादा बदतर हुए हैं। पूरे पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। कराची से लाहौर तक शहबाज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, हिंसा और आगजनी का दौर जारी है। आम लोगों पर सेना और पुलिस गोलियां बरसा रही। और इसके साथ ही रूस यूक्रेन फ्रंट पर भी बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। साल 2025 के पहले दिन ही व्लादिमीर पुतिन का वॉर प्लान सामने आ गया। और इसके साथ ही यमन की राजधानी सना की बात करें तो यहां पर भी अमेरिका ने विनाशक हमला किया। अब सवाल ये उठता है कि क्या 2025 में यूक्रेन से लेकर यमन तक जंग और ज्यादा विनाशक होने वाली है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर होगी बात, लेकिन पहले पाकिस्तान से बड़ी खबर। जी हां, पाकिस्तान में हालात बहुत बदतर होते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के कराची में भीषण हिंसा हो रही। कराची में प्रदर्शनकारी और सेना आमने सामने है, झड़प हो रही है। सेना और पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं पाकिस्तान के कराची में। देखिए सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा कैसे सातवें आसमान पर है। शिया समुदाय गुस्से में है। कराची में कोहराम जारी है। प्रदर्शनकारी और सेना के जवानों के बीच झड़प की नौबत आई है। सेना और पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को तितर बितर किया है। और देखिए कराची में जो झड़प हुई इसको लेकर खबर ये आ रही कि पुलिस और सेना की फायरिंग में कई लोग जख्मी भी हुए हैं। जख्मी लोगों को उठाकर प्रदर्शनकारी ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो पाकिस्तान के आंतरिक हालात किस कदर खराब हो गए हैं, पाकिस्तान में कैसे गृह युद्ध के हालात हैं, वो आप देख पा रहे हैं। कराची की तस्वीर है जहां पर सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़क पर फूटा और फिर पुलिस और सेना ने जो कार्रवाई की है, जिस तरह से बर्बरता की है प्रदर्शनकारियों पर, उसके बाद कई लोग जख्मी हो गए जिन्हें उठाकर प्रदर्शनकारी ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। और कराची पुलिस पर भड़के प्रदर्शनकारी। पुलिस बैरिकेडिंग और चौकी को फूंक दिया गया है। ये कराची में आप देखिए हिंसा कैसे भड़कती हुई अब नजर आ रही है। कराची पुलिस पर लोगों का गुस्सा निकल रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रदर्शनकारी भड़के हुए हैं। पुलिस बैरिकेडिंग और चौकी तक को फूंक दिया गया है। पाकिस्तान के कराची में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये तीन तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। प्रदर्शनकारियों और सेना के जवानों के बीच झड़प की नौबत आ गई है। कराची में हालात बदतर होते नजर आ रहे हैं। सेना की फायरिंग में कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। तस्वीरें सामने आई हैं। लोग इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि सेना ने गोली चला दी। कराची पुलिस पर प्रदर्शनकारी भड़के हुए हैं। चौकियां फूंकी जा रही हैं। तो देखिए कराची में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जमकर लाठियां बरसाई गई हैं। लाठीचार्ज के बाद प्रदर्शनकारियों ने भी हमला किया है। तो ये देखिए आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं किस तरह सरकार के खिलाफ पाकिस्तान में उबाल है। और कराची की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और कराची में किस तरह से पुलिस की तरफ से हालात को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। और उसके बाद जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने भी जवाबी हमला किया है। अगर हमारी लाशें भी गिरे तो हमें मंजूर है। तो पाकिस्तान में गृह युद्ध संकट में है शहबाज सरकार। कराची में सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं जिसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस प्रदर्शन के दौरान आर्मी ने जमकर बल प्रयोग किया है। आर्मी के साथ झड़प हुई है प्रदर्शनकारियों की। आर्मी ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग तक की है जो खबर सामने आ रही है। प्रदर्शनकारियों ने चेक पोस्ट में आग तक लगा दी। लाहौर में भी, सिर्फ कराची में नहीं बल्कि लाहौर से भी खबर है कि यहां पर भी प्रदर्शनकारियों से झड़प हुई है। सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां तक चलाई है। नौबत यहां तक आ गई। फायरिंग में कई प्रदर्शनकारी जख्मी हुए हैं। सेना और पुलिस के कई आला अधिकारी भी घायल हुए हैं। इस कदर हालात पाकिस्तान के अंदर खराब हो चले।
जी हां, कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त जल रहा है। कराची में भीषण हिंसा का दौर जारी है। शिया समुदाय के लोग सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बाकायदा सेना और पुलिस को उतारा गया है। शिया मुसलमानों के दमन पर आमादा है सरकार, ये प्रदर्शनकारी आरोप लगा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों और आर्मी के जवानों के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं। कुर्रम जिले में शिया समुदाय के लोगों की टारगेटेड किलिंग की गई थी, जिसका विरोध किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल अशोक कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, सीडीआर अतुल भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट, और एवीएम ओपी तिवारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी जी, सबसे बड़ा रीजन आपको क्या नजर आता है? और शिया सुन्नियों के बीच ये झगड़ा, ये विवाद, ये तो बड़ा पुराना है, पाकिस्तान का पुराना इतिहास रहा है, और अभी नवंबर में ही न जाने कितने शिया मुसलमानों की जान गई थी जो शिया सुन्नी झड़प देखने को मिली थी, और अब फिर कराची सुलग रहा है। समीर, देखिए, ये सब अनरेस्ट आपस में जितनी छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपस में झगड़ा कब शुरू होता है? जब देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन पनपती है, आपस में झगड़ा शुरू होता है। मैं ले जाना चाहूँगा, देखिए, जब गिलगिट बाल्टिस्तान, गिलगिट और गिलगिट में जब किया था उस समय वहाँ पर सिया की पॉपुलेशन 95 to 98% थी। उसके बाद से उसको डेमोग्राफी चेंज करने के लिए पाकिस्तान ने यहाँ पर सुन्नी भेज दिया, और सिया चारों तरफ, मतलब बाकी सिंध और पंजाब में भी लोग आ गए। जहाँ तक पंजाब की, जो पाकिस्तान की जो हालत है, गिलगिट में हो या बलूचिस्तान में हो या इवन अफगानिस्तान बॉर्डर में जो कन्फ्यूजन हो रहा है, वहाँ पर तो काफ़ी प्रॉब्लम समस्या है ही, लेकिन समस्या सिंध और पंजाब में बहुत कम थी। जो भी सिया मुस्लिम जो भी वहाँ से रीलोकेट करके उधर से इधर आए, तो इनके ऊपर काफ़ी अत्याचार किया जा रहा है। ये अत्याचार हर क्षेत्र में हो रहा है, तो किसी न किसी रूप में इसका बैकलैश कहिए या रिएक्शन चाहिए, ये आएगा ही, लोग पनकेंगे। इसके अलावा एक और साथ भी है, वहाँ की पॉलिटिकल स्थिति भी ठीक नहीं है। पॉलिटिकल स्थिति में जो अपोजिट पार्टी है वो चाहेगी कि किसी तरह से और भड़कता रहे, वो इनको फ्यूल करती है। अब सिया ऑर्गेनाइजेशन भले स्ट्रांग ना हो, लेकिन इनको आग लगाने के लिए, इनको हेल्प प्रदान करने के लिए दूसरी पार्टी, इमरान खान की पार्टी वेट कर रही है ताकि और कन्फ्यूजन हो। तो जब तक इनको फ्यूल मिलता रहेगा किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से, लोगों से, इस तरह के अनरेस्ट और होंगे और चलता रहेगा। अब पाकिस्तान की जो हालत है, जिस तरह की आर्थिक स्थिति है, जिस तरह लोग रोड पे है, खाने की समस्या हो रही है, इन सब की समस्या से ये मैनीफोल्ड, बहुत गुने से ये बढ़ता जाएगा और कई रूप से अंदर, मतलब बढ़ता रहेगा, जब तक कि पाकिस्तान की सरकार कोई ठोस कदम ना उठाए ताकि वहाँ की लोगों की लाइफ स्टैंडर्ड्स थोड़ा अच्छा हो। तो इस तरीके से चलता रहेगा जब तक ये बेसिकली ये दो, इमरान खान की पार्टी और इनकी पार्टी में झगड़ा चलेगा, ये फ्यूल करते रहेंगे। बिल्कुल, तो लोगों के हालात ना सुधरे तब तक वहां पर ये हालात ठीक नहीं हो सकते। हालांकि ये काफी मुश्किल इसलिए नजर आता है क्योंकि सरकार एक के बाद आती है, चली जाती है और वादा करती है, लेकिन ना किसी भी सरकार में वहां पर जो आवाम के हालात हैं वो और बद से बदतर होते हुए नजर आते हैं। देखिए, अब कराची में आधी रात जमकर कैसे आगजनी हुई है, धुधुकर जलता हुआ दिखाई दिया है पूरा इलाका। तो कराची की तस्वीर एक और जो निकलकर सामने आई है वो आप देख पा रहे हैं, कैसे यहां पर आधी रात जमकर आगजनी की गई, आग लगा दी गई, धुधुकर जलता हुआ पूरा इलाका आपको नजर आएगा इसमें। और शिया समुदाय के लोग लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं, जोरदार प्रदर्शन हो रहा है पाकिस्तान की सड़कों पर। सेना और पुलिस के उतरने के बावजूद हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। ये देखिए क्या स्थिति है, जिस तरह से कुर्रम जिले में शिया मुसलमानों की टारगेटेड किलिंग की गई, ये आरोप लगाए, और उसके बाद जो भी विरोध करता हुआ सड़क पर उतरा, इस घटना का विरोध करता हुआ जो भी उतरा, उसके खिलाफ सेना और पुलिस ने दमनकारी कार्रवाई की है। इससे लोग भड़के हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देखिए कैसे तमाम इलाके धू-धू कर जलते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ शिया समुदाय के लोग कर रहे हैं प्रदर्शन। तो पाकिस्तान में शिया समुदाय के लोगों में कितना गुस्सा भरा हुआ है, कितना उबाल है। जब आप प्रोटेस्ट के दौरान एक शख्स का वीडियो बनाते हुए उसका कमेंट आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। सुनिए आप जरा। हमारे हौसले कभी पस्त नहीं कर सकते, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन लोगों को पीछे हटने में मजबूर कर दिया। हमारे हुसैनी माए, बहने, बच्चे, बूढ़े सब अब्बास टाउन के बाहर आ गए, और ये लोग जो है यजीदी, ये सब पीछे चले गए। सही है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा धरना
पहले से ज्यादा जोश और खरोश के साथ जारी है और जारी रहेगा। यहाँ पे अगर हमारी लाशें भी गिरे तो हमें मंजूर है। तो अगर हमारी लाशें भी गिरी तो हमें मंजूर है, ये कहते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कराची इस वक्त सुलगता हुआ नजर आ रहा है। शिया समुदाय सड़कों पर है। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। हिंसा की वजह क्या है, आइए इसकी डिटेल आपके सामने रख देते हैं। कुर्रम में सांप्रदायिक हिंसा होती है और यहां पर 130 लोगों की जान चली गई। हिंसा में मरने वालों में शिया समुदाय के लोग थे। शिया समुदाय के लोगों की टारगेटेड किलिंग की गई है। इस इलाके में हिंसा के विरोध में ही सड़क पर शिया समुदाय के लोग उतरे हुए हैं। विरोध में मजलिसे वहदतुल मुस्लिमीन प्रदर्शन कर रहा है। सड़कों पर उतरकर यह प्रदर्शन लगातार जारी है और कहा यह जा रहा है कि बाकायदा सत्ता के संरक्षण में शिया मुसलमानों की टारगेटेड किलिंग की गई। यानी कि पाकिस्तान में हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं नए साल पर। अब बात करते हैं यूक्रेन वॉर की। वहां पर इस वक्त क्या हो रहा है यह आपके लिए जानना जरूरी है। तो यूक्रेन वॉर से जुड़ी अहम खबर है। यूक्रेन के हमलों से दहला है सेवास्तोपोल। जमीन और समंदर में एक साथ ड्रोन हमलों से हड़कंप मच गया। तस्वीर आप देखिए। और अगली बड़ी खबर इसी वॉर फ्रंट से। ड्रोन हमले में एक और रूसी ऑयल डिपो तबाह हो गया है। स्मोलेंस्क में यूक्रेनी ड्रोन का भीषण हमला हुआ। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। यूक्रेनी ड्रोन ने कैसे इस पूरे इलाके में कहर बरपा दिया, ये आप देखिए। स्मोलेंस्क का इलाका जहां रूसी ऑयल डिपो को हमला करके तबाह कर दिया गया। और वहीं 2025 के पहले दिन ही व्लादिमीर पुतिन का बहुत बड़ा बयान सामने आ गया। पुतिन ने कहा 2025 पितृभूमि की रक्षा का वर्ष है। यह अपने आप में बहुत बड़ा इंडिकेशन है। विशेष सैन्य अभियान के लिए सैनिकों का सम्मान भी किया गया है। तो पुतिन का यह बयान महत्वपूर्ण है। 2025 के पहले दिन पुतिन का एक तरह से वॉर प्लान सामने आया है। क्या कह रहे हैं पुतिन, जरा इस पर नजर डालिए। अब रूस केवल आगे बढ़ेगा, यह कहा गया है। पितृभूमि की रक्षा का वर्ष डिक्लेयर कर दिया है 2025 को व्लादिमीर पुतिन ने। दुश्मन को जवाब मिलेगा, ये वो कह रहे हैं। संदेश यहां पर क्या है इस बयान में, यह भी आपके लिए समझना जरूरी है। यूक्रेन युद्ध अभी नहीं थमने वाला, नहीं रुकने वाला, यह साफ समझ में आता। विनाशक और बड़े हमले किए जाएंगे रूस की तरफ से। यूरोप, यूएस की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। दबाव में कोई समझौता नहीं होगा। यह अपने आप में बड़ा इंडिकेशन है। अशोक कुमार सर इस वक्त हमारे साथ हैं। अशोक कुमार सर, यह बयान अपने आप में काफी बड़ा और काफी अहम हो जाता है जब व्लादिमीर पुतिन 2025 का आगाज इस बयान के साथ करते हैं कि यह साल पितृभूमि की रक्षा के लिए होगा। आप कैसे इस बयान को समझते हैं? यह बयान जो मिस्टर पुतिन ने दिया है उसके कई इम्पॉर्टेंट संकेत हैं। इसका परिप्रेक्ष्य देखने के लिए हमें जानना होगा कि रशिया यूक्रेन का युद्ध जो है अगले महीने की 22 तारीख को 3 साल पूरा करेगा। इस युद्ध के दौरान में जो पहला वर्ष था उसमें तो काफ़ी उठापटक हुई थी, लेकिन दूसरे वर्ष में तकरीबन स्टेलमेट जैसी स्थिति थी। तीसरे वर्ष में भी काफ़ी बदलाव हुए जिसमें यूक्रेन ज़्यादा एग्रेसिव होता दिखा। लेकिन जैसे ही अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप के इलेक्शन की न्यूज़ आई, उन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया कि वो जैसे ही सत्ता संभालेंगे, जो अभी जनवरी में इसी महीने ड्यू है, तो वो इस युद्ध को समाप्त कर देंगे। उनके बयानों में एक चीज़ और इंडिकेटेड थी जिसमें वो लग रहा था कि वो रशिया के स्टांस को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे ये बयान आया तो जाहिर है कि बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन और यूक्रेन को सपोर्ट करने वाले नाटो के तमाम देश को मिर्ची लगी और उन्होंने अब इतनी एक्टिविटीज़ बढ़ा दी हैं ताकि या तो ट्रंप को युद्ध रोकने में आसानी ना हो, या अगर रुके तो रशिया किसी भी एडवांटेजियस पोजीशन में ना रहे। इसी सिलसिले में धुआंधार अटैक रशिया में किए जा रहे हैं। लॉन्ग रेंज के वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है। उसके टावर्स, कजान जैसे शहरों में निशाना लगाया जा रहा है। तमाम तरह मारक क्षमता वाले हथियार उसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पुतिन ने मौजूदा जो स्टेटमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसके पहले ही करीब 10 दिन पहले
एक और उनका स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव किया हुआ है। पहले आमतौर पर वो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए उत्सुक नहीं थे, लेकिन अब उन्होंने कह दिया है कि उनको या उनके देश को अगर किसी भी नॉन न्यूक्लियर स्टेट से खतरा होता है तो खतरा चाहे न्यूक्लियर वेपन लॉन्च हो या ना हो, खतरे के साथ ही वो उसको लॉन्च कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। परमाणु नीति में हाल ही में रूस ने बदलाव किया है और अब व्लादिमीर पुतिन का ये बयान, जिसके मायने आपने बहुत अच्छे से समझाए। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले एक और अहम खबर। नए साल पर यूरोप को पुतिन ने झटका दिया है। कैसे, ये देखिए। रूस ने यूरोप को गैस निर्यात में कटौती कर दी है। आज से ही गैस सप्लाई बंद करने का ऐलान रूस की तरफ से सामने आया है। यूरोप को बड़ा झटका देते नजर आ रहे हैं पुतिन। तो पुतिन का ऑपरेशन ब्लैकआउट क्या है, पूरे यूरोप में कैसे त्राहिमाम मचेगा पुतिन के इस फैसले से, यह आप समझिए। दरअसल आज से ही यूरोप में गैस सप्लाई पूरी तरह से ठप हो जाएगी। रूस से पहले ही ऑस्ट्रिया को गैस सप्लाई बंद है। 2021 में यूरोप को 40% गैस सप्लाई करता था। जी हां, रूस यूक्रेन जंग से गैस की सप्लाई में कमी आई। 2023 और 24 में रूसी गैस सप्लाई सिर्फ 8% तक रह गई थी। किन देशों पर अब इसका असर पड़ेगा, यह भी आप समझ लीजिए। स्लोवाकिया, हंगरी, लिथुआनिया, ये रूस के इस फैसले से प्रभावित होगा। 85% से ज्यादा गैस की सप्लाई यहां पर कौन कर रहा है? रूस कर रहा है, जो कि अब सप्लाई के लिए तैयार नहीं है। कई यूरोपीय देशों में पहले से ही सप्लाई बंद है। इसका कितना बड़ा असर आने वाले वक्त में पूरे यूरोप पर अतुल भारद्वाज जी पड़ सकता है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जहाँ तक यूक्रेन वॉर का सवाल है और यूरोप का सवाल है और एनर्जी का सवाल है, एनर्जी क्राइसिस तो इस वॉर ने क्रिएट कर दी थी यूरोप के लिए। बिल्कुल। इतना आप देखेंगे कि रशिया को इतना इकोनॉमी को इतना जितना असर पड़ा, उससे बहुत ज़्यादा असर पड़ा यूरोपियन इकोनॉमीज़ पे। और यूरोपियन इकोनॉमीज़ पे इसलिए असर पड़ा क्योंकि वो निर्भर थे पूरा रशिया के ऊपर गैस पे, और जब सैंक्शंस लगे तो मुश्किल हो गया। अब आपने कहा ये गैस बंद हो रही है, इसमें एक और पूरी वॉर के दौरान यूक्रेन के थ्रू रशिया की गैस जाती थी, अलाउ किया हुआ था यूक्रेन ने, जो कि यूरोप में जाती थी। वो एग्रीमेंट 5 साल का था, वो एग्रीमेंट अभी ख़त्म होने वाला है इसी साल में, और उसके लिए भी यूक्रेन ने मना कर दिया कि हम इसको एक्सटेंशन नहीं देंगे। तो अब रशिया की गैस यूक्रेन ने भी मना कर दिया। इस बेसिकली ये पूरे वॉर ने, अगर आप देखेंगे तो जर्मनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला है। जर्मनी, फ्रांस और यूरोपियन देशों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला है एनर्जी के चलते हुए, उनकी इकोनॉमीज़ को हिला के रख दिया है। तो और इसलिए वो कितना सपोर्ट देंगे इसमें, इस वॉर को आगे चलने में, एक वो सबसे बड़ा मुद्दा उठ के आता है। जब आप एनर्जी क्राइसिस देखते हैं कि आप देख रहे हैं वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर काफ़ी प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है यूरोपियन देशों में, इकोनॉमी की हालत खस्ता है वहाँ पर, और वहाँ पे भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इसके चलते हुए ये देख के अमेरिका की पॉलिसी क्या है कि उसका जो सबसे बड़ा एलाई है वो इस वॉर से सबसे ज़्यादा त्रस्त है, और उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो सपोर्ट करे वॉर को या ना सपोर्ट करे वॉर को। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। पुतिन इसको एक्सप्लॉइट करेंगे, पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि जितनी जल्दी उनकी बात मानी जाए इस वॉर में वही अच्छा होगा, और वो लगातार ऐसे प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ करते रहेंगे। आपने मुद्दा उठाया न्यूक्लियर वेपन्स का, पुतिन ने बहुत क्लियरली कह दिया है कि अगर उसके ऊपर कोई भी खतरा होगा तो वो न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करने में हिचकिचाएंगे नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये पहली बार है इस अनप्रेसिडेंटेड है ये कि न्यूक्लियर जो एक न्यूक्लियर पावर है, एक बड़ी न्यूक्लियर पावर है, वो न्यूक्लियर पावर्स को यूज करने की बात कह रही है और बार बार करती जा रही है। बिल्कुल। और वॉर जोन में इस वक्त क्या हो रहा है, इस पर भी जल्दी से एक नजर डालते हैं। खेरसोन से अहम खबर है। खेरसोन में रूसी सेना का विनाशक हमला हुआ है। यूक्रेन के टोही ड्रोन को यहां पर मार गिराया गया। तो ड्रोन वॉरफेयर का इस्तेमाल लगातार बड़े पैमाने पर इस युद्ध में होता हुआ हम देख रहे हैं। नए साल में भी यह सिलसिला जारी है। यूक्रेन के टोही ड्रोन को देखिए कैसे मार गिराया गया है इस हमले में। और वहीं ब्लैक सी की बात करें तो ब्लैक सी में यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला हुआ है। सेवास्तोपोल पोर्ट को एयर सी ड्रोन से टारगेट पर लिया गया। क्रीमिया के कई इलाकों में ड्रोन बोट से हमलों का दावा किया गया है। तो ब्लैक सी में सेवास्तोपोल जो पोर्ट है, वहां पर न सिर्फ
सी ड्रोन के जरिए हमला किया गया, बल्कि क्रीमिया के और भी कई इलाके हैं जहां पर हमले की खबर सामने आ रही है। तो देखिए, ड्रोन हमलों से दहल रहा है क्रीमिया। ब्लैक सी में रूसी ठिकानों पर यूक्रेन की तरफ से भीषण हमला किया गया है। ब्लैक सी में जो रूसी ठिकाने हैं वो यूक्रेन के निशाने पर नजर आ रहे हैं। सेवेस्तोपोल पोर्ट को एयर सी ड्रोन से दहला दिया गया है। क्रीमिया की कोचाजा खाड़ी में 3 बड़े धमाके हुए और यहां पर भीषण आग लग गई। कोचाजा में रूस के बड़े ऑयल डिपो को भी टारगेट किया गया है। रूस के पोर्ट और ऑयल डिपो पर लगातार यूक्रेन हमले कर रहा है। बिल्कुल, और देखिए सेवेस्तोपोल के गवर्नर का 2 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा जो समझ आ रहा है, जो निकलकर यहां पर आ रहा है। तिवारी सर, सवाल यहां पर यही है कि जिस तरह से एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि ब्लैक सी है, क्रीमिया है, इसको लेकर खबर आ रही है, एक सेंटर पॉइंट अब बनता हुआ नजर आ रहा है इस युद्ध का, जो कि बहुत वक्त तक हम देख रहे थे कि यहां से कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा था। क्या स्ट्रेटेजी आपको नजर आ रही है? करुणा, ये जो यूक्रेन को रिएक्ट करना है, क्या रिप्लाई करना है, उनको अपने जवानों को जो उनकी तरफ से लड़ रहे हैं उनका मोटिवेशन उत्पन्न करने के लिए इसको कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। ये यूक्रेन रशिया वॉर ने एक बहुत मेजर डायमेंशन ऑफ वॉर ऐड कर दिया है, वो ड्रोन का। ड्रोन ऐसा सिस्टम है जिसको अभी डेवलप किया, मतलब यूक्रेन में जो डेवलप किया हुआ है अपने इनके पास जो फर्नीचर बनाने की कंपनी है वहाँ बना रहे हैं, और इनमें जो इंटेलिजेंस, जो दिमाग लगाया जाता है, इसमें नाटो के साइंटिस्ट लगे हुए हैं, और इनका जो प्रोडक्शन है, ड्रोन का प्रोडक्शन है यूक्रेन में बहुत बढ़ गया है। तो इस तरह की एक्टिविटी तो यूक्रेन ही करता रहेगा, भले ही रशिया बड़ा अटैक करे। लेकिन ड्रोन के वॉर से इतनी परेशानी इसलिए नहीं हो रही है कि छोटे लेवल के हैं, पेलोड कम है, डिस्ट्रक्शन कम होगा, नुकसान कम होगा। लेकिन रशिया को, बाकी देशों को भी सोचना पड़ेगा कि जब मास में जो ड्रोन आ रहे हैं तो उनको काउंटर करने के लिए कोई ऐसा रेडियो फ्रीक्वेंसी मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा जो उनको डिस्ट्रॉय कर सके। इस तरीके से रशिया को ड्रोन वाले वॉर से झेलना पड़ेगा, भले ही इसका डैमेज बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन ये कंफ्यूजन और ये क्रिएट करते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। और देखिए, यूक्रेन जंग में रूसी सेना को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। 24 घंटे में 2000 से ज्यादा सैनिकों की मौत की खबर सामने आ रही है। अब तक करीब 8 लाख रूसी सैनिकों की जान गई है इस जंग में। आप अंदाजा लगाइए तबाही का पैमाना कितना बड़ा है। अब तक करीब 8 लाख रूसी सैनिकों की जान गई है। जंग में रूस के 9000 से ज्यादा टैंक बर्बाद हो गए। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है। तो यूक्रेन के साथ जंग में रूस को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है, और इस दावे में क्या है यह आप जरा जानिए। दरअसल यह कहा जा रहा है कि 24 घंटे के दौरान 2010 रूसी सैनिकों की मौत हुई। यह महज 24 घंटे का आंकड़ा है जो दावे में शामिल किया गया। 24 फरवरी 2022 से अभी तक, यानी कि जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, तब से लेकर अभी तक 7,87,940 रूसी सैनिक हताहत हुए हैं। यह भी कहा गया है जंग में रूस के 9,663 टैंक तबाह हुए हैं, यह दावा किया गया है। जी हां, यूक्रेनी हमले में 20,000 से ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल नष्ट हो गए। हमले में 369 एयरक्राफ्ट, 329 हेलीकॉप्टर भी तबाह कर दिए गए। यूक्रेनी पलटवार में 21,000 से ज्यादा ड्रोन नष्ट करने का दावा किया गया है। लेकिन ये सब दावे कौन कर रहा है? ये दावे किए गए हैं यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय की तरफ से। अशोक जी, किस तरह से आप देखते हैं? यूक्रेन दावे तो कर रहा है, लेकिन इन दावों में इरादा क्या नजर आ रहा है? क्योंकि 20 जनवरी के बाद इस वॉर फ्रंट पर हालात में जबरदस्त बदलाव आएगा, इसकी उम्मीद हर कोई कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति का पदभार संभाले जाने के बाद और उससे पहले यूक्रेन का यह रुख। इसमें कोई शक नहीं है कि जो इस समय रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है उसमें रशिया को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है जी। और इसी के लिए उसने अपने साथ बेलारूस को शामिल किया है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया के जो फोर्सेस एंड रिसोर्सेज हैं वो भी कर्स्क की एरिया में लड़ रहे हैं। लेकिन ये जो फिगर्स दिखाई गई हैं ये मेरी समझ से पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि जब से लड़ाई चालू हुई है तब से नाटो की पूरी समग्र शक्ति इस बात पे लगी हुई है कि कैसे इंफॉर्मेशन वार के माध्यम से ऐसी स्थिति प्रकट की जाए वर्ल्ड के सामने ताकि लोगों को लगने लगे कि रूस जैसी शक्ति भी अब हार रही है। लेकिन ड्रोन की जैसे बात हुई थी, हालांकि यूक्रेन ने लीड ली थी ड्रोन को इस्तेमाल करने में, लेकिन मौजूदा समय में रशिया ने ड्रोन फोर्स क्रिएट कर दिया है।
FPV ड्रोन्स जो होता है, जो टैंक्स एंड बाकी यानी अशोक सर, आपको इस दावे में इंफॉर्मेशन वॉर का जो एक पहलू है, एंगल है, वो आपको नजर आता है। इसके जरिए भी दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। एक और अहम खबर है, इसका रुख करें। रूसी सेना पर नॉर्थ कोरियाई सैनिक का हमला हुआ है। कुर्स्क में घात लगाकर विनाशक हमले को अंजाम दिया गया। यूक्रेनी सैनिक समझकर किम के सैनिकों ने अटैक कर दिया। करीब 10 सैनिकों की मौत हुई है, कई आर्मर्ड व्हीकल्स तबाह हुए। अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी वॉर का यह बड़ा दावा। तो कुर्स्क में रूस पर आत्मघाती हमला हुआ है। इस हमले की डिटेल और हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। रूसी सेना पर नॉर्थ कोरियाई सैनिकों ने हमला कर दिया, यानी आपस में ही सैनिक भिड़ गए, गलतफहमी का शिकार हो गए। चेचन अकमत यूनिट को यूक्रेनी समझकर फायरिंग कर दी नॉर्थ कोरियाई सैनिकों ने, जो कि रूस की तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं। भाषा ना समझने की वजह से नॉर्थ कोरियाई सैनिकों से यह बड़ी भूल हुई। और देखिए, खबर ये सामने आ रही कि नॉर्थ कोरियाई सैनिकों के इस हमले में करीब 10 सैनिकों की मौत हुई है, कई आर्मर्ड व्हीकल्स तबाह हो गए। कुर्स्क में करीब 12,000 नॉर्थ कोरियाई सैनिक इस वक्त जंग लड़ रहे हैं रूस की तरफ से। कुर्स्क में 7 दिन में 1000 नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की मौत भी हुई है। और यह इंफॉर्मेशन यूएस इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी वॉर के सामने आ रही है। अतुल सर, क्या लग रहा है आपको? देखिए, 2025 की जो शुरुआत हो रही है, कई ऐसी खबरों के साथ हो रही है जो कि चिंता में डाल रही है, टेंशन बढ़ाने वाली है। और उसमें खबर यह भी है, क्या आपको नजर आ रहा है, क्या वाकई में इस साल युद्ध का कोई अंत होता हुआ आप देख पा रहे हैं, या फिर जैसा कि अभी बताया खुद अशोक सर ने कि यहां पर बेलारूस भी शामिल है, नॉर्थ कोरिया के सैनिक भी हम देख रहे हैं वो उतरे हुए हैं, क्या होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, ये जंग तो 3 साल से चल रही है और इमीडिएटली अगर हम ये सोचें कि जैसे ही ट्रंप पावर में आएंगे, ओवल ऑफिस में घुसेंगे और ये जंग रुक जाएगी, तो वो तो नहीं होगा। हार्ड नेगोशिएशंस होंगी वॉर को रोकने के लिए। पुतिन के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा और काफ़ी डिफरेंट तरीके से प्रेशर डाला जाएगा और पुतिन अपना स्टैंड मेंटेन रखेंगे। पर हाँ, ये जाहिर है बात कि जो ज़ेलेंस्की हैं उनकी अब थोड़ी सी वो कमज़ोर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑलरेडी ऑल्दो जो अभी की एडमिनिस्ट्रेशन है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, उनको सपोर्ट दे रही है और वो तब तक शायद देती रहेगी, बट उसके बाद जैसे ही ट्रंप आएंगे उनकी हालात मेरे को नहीं लगता कि वो कोई बहुत मजबूत। बिल्कुल, यानी 20 जनवरी के बाद हालात में जबरदस्त बदलाव की उम्मीद की जा सकती है इस वॉर फ्रंट पर। अब दूसरे वॉर फ्रंट का हम रुख करने जा रहे हैं, इजराइल का वॉर फ्रंट। इजराइल का हूती पर भीषण प्रहार सामने आया है। सना में हूती के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई है। इजराइल ने हूती के वेपन डिपो इस ताजा हमले में तबाह कर दिए। ये देखिए, तो देखिए, इस तरह में हूती के ठिकानों पर भीषण प्रहार किया गया। अमेरिका और ब्रिटेन की सेना की तरफ से इस हमले को अंजाम दिया गया। हमले में हूती के कई ठिकाने तबाह हुए, धुआं धुआं हो गए हूती के कई ठिकाने। तो नए साल की मध्यरात्रि क्या हुआ है यमन की राजधानी में? हूती की संपूर्ण समाप्ति का प्रण कैसे अमेरिका और ब्रिटेन ने लिया है, यह आप जरा समझिए। दरअसल इजरायली सेना की सना में भीषण बमबारी हुई है। यह खबर सामने आ रही, यानी कि इजरायल की तरफ से बड़े हमलों का अंजाम दिया गया। आईडीएफ ने सना में हूती के ठिकानों पर हमलों का अंजाम दिया। इजरायल की एयर स्ट्राइक में हूती के वेपन डिपो तबाह हुए हैं। जी हां, हूती पर ब्रिटेन और अमेरिका की सेना ने स्ट्राइक की। सना और अल हुदैदा में भीषण बमबारी की गई। यमन में हूतियों के कई ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। तिवारी जी, कुल मिलाकर अब जो हश्र कुछ दिनों पहले लेबनान का हुआ, क्या वही यमन का होने जा रहा है? देखिए समीर, इजराइल अपने उद्देश्य में कुछ हद तक तो सक्सेसफुल होने की तरफ आगे बढ़ रहा है। हिजबुल्लाह के खत्म किया हूती, ना हूती इज द मेन फोर्स। अब देखिए, हूती यमन में है, लेकिन यमन गवर्नमेंट हूती से सेटिस्फाइड नहीं है। हूती तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इवन सऊदी अरेबिया भी हूती के अगेंस्ट है। तो इस तरीके के अटैक
प्रिसाइज अटैक, जहाँ की उनका आर्मामेंट्स और जो स्टोरेज जहाँ डिप्लॉय हो, उसमें ह्यूमन इंट की आवश्यकता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से इनपुट इजराइल को अवश्य मिल रहा होगा और इवन यमन भी चाहता होगा, सऊदी अरेबिया भी चाहता होगा कि हुती ऑर्गेनाइजेशन नष्ट हो जाए। तो इस तरीके से कम खर्च करके, कम अटैक करके ज़्यादा डैमेज किया जा सके, हुती को डिस्ट्रॉय करना है। और इजराइल कुछ समय में ही, आप इंतजार कीजिए, एक हफ्ते के अंदर हुती पूरे बैकफुट पर आ जाएगी। बैकफुट पे एक ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तभी आता है जब उसके आर्म्स खत्म हो जाए और उसकी जो फंडिंग है वो खत्म हो जाए। तो हुती को वापस लाना, बिकॉज हुती को खाली इजराइल, हुती से खाली इजराइल को डर नहीं था, बल्कि उनके कुल सी चेन जो है जहाँ पर शिप आ रही थी उनमें भी बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था और बहुत आतंकवाद फैला रहा था। तो हुती को दबाना, हुती को खत्म करना इजराइल, नाटो, यूरोपियन और देशों के भी हित में है। तो इसमें, इस उद्देश्य की तरफ, इस कदम में जो इजराइल ने उठाया है हुती को खत्म करने के लिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इजराइल बिल्कुल, यानी आपके हिसाब से आने वाले वक्त में भी इजराइल के हमले सना के ऊपर, यमन पर जारी रहेंगे, इसके आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।